Hello guys, welcome back to my channel Dr. Khalishan Roshan. Myself Dr. Roshan, and today I will discuss about nausea and vomiting management. Now let us start now. एंड वोमिटिंग पढ़ने के लिए व्हाट इज़ द डिफरेंसेस, ठीक है ना। डिफरेंसेस के बारे में हम कुछ देखेंगे। नौसिया फीलिंग लाइक वोमिटिंग, इसमें सिर्फ वोमिटिंग जैसा फील होता है बट उल्टी नहीं होता, ठीक है ना। वोमिटिंग होती नहीं है। वोमिटिंग में क्या होता है, फोर्सफुली एक्सपल्सन होता है, ठीक है ना, गैस्ट्रिक कंटेंट का थ्रू, माउथ के थ्रू, तो इसको वोमिटिंग बोलेंगे। और एक होता है रिगर्जिटेशन, इसमें क्या होता है, इनवॉल्यूंट्री बैकफ्लो होता है गैस्ट्रिक कंटेंट का, ठीक है। जैसे बच्चों का कभी कभी देखते हैं हम, दूध बाहर आ जाना, तो वो वोमिटिंग नहीं में आएगा, और रिगर्जिटेशन में आएगा। दूसरा क्या होता है, रेचिंग में क्या होता है, सिर्फ आवाज़ आता है, फोर्सफुली कंट्रैक्शन का एब्डोमेन का, बट कोई कंटेंट बाहर नहीं आता। तो ये चारों टर्म आना चाहिए, नौजिया, वोमिटिंग, रिगर्जिटेशन एंड रेचिंग। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉमन कॉजेज़, ठीक है। तो कॉमन कॉज वोमिटिंग का क्या हो सकता है, एक तो गैस्ट्राइटिस, दूसरा गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एंड थर्ड इन्फेक्शन विथ फीवर एंड फूड पॉइजनिंग। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस यानी कि एसिडिटी का बनना, एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसमें गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन दोनों इन्वॉल्व है, यानी कि लूज मोशन के साथ साथ वोमिटिंग का होना। इन्फेक्शंस हो गया, इन्फेक्शन विथ फीवर के साथ होता है, कई बार फूड पॉइजनिंग में भी देखते हैं वोमिटिंग। एंड मोशन सिकनेस में, प्रेगनेंसी में, माइग्रेन और एमआई का पेशेंट में भी देखने को मिलता है, अपेंडिक्स में, बिलियरी कोलिक में भी देखने को मिलता है, अनकॉमनली मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलता है वोमिटिंग। एक एक करके हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका डीडी कैसे बनाएंगे। चलिए अब डीडी बनाते हैं। अगर लूज मोशन है, ठीक है ना, वोमिटिंग के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, लूज मोशन है वोमिटिंग के साथ, तो ये हो जाएगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है ना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और इसका जो ट्रीटमेंट की तरफ हम जाएंगे, एंटीबायोटिक्स एंड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एल्कोहलिक पेशेंट है और एनसैड ले रहा है, ठीक है ना, और ये स्टेरॉयड बहुत दिनों से चलता आ रहा है, या स्पाइसी फूड ले रहा है, तो इस कंडीशन में अगर वोमिटिंग हो रही है पेशेंट को, तो ये हो जाएगा गैस्ट्राइटिस, ठीक है ना। गैस्ट्राइटिस के केस को हम समझेंगे। अगर फीवर है, फीवर के साथ वोमिटिंग हो रहा है, तो मेनिंजाइटिस की तरफ देखेंगे। अगर एमिनोरिया के साथ वोमिटिंग है, तो ये अंडरस्टूड है, ये गुड साइन है, यानी कि प्रेगनेंसी का केस को देखेंगे। पेन इन एब्डोमेन है, ठीक है ना, पेन इन एब्डोमेन है, तो ये दो तरीके से हो सकता है। ये तो पहली बात, ये जीआई का केस है, ठीक है ना। अगर अपर क्वाड्रेंट में है एब्डोमेन का, तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। अगर लोअर है, लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन है, तो ये अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड है, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं हेडेक और वर्टिगो। अगर वोमिटिंग के साथ हेडेक है, तो मेनिंजाइटिस की तरफ सोचेंगे, या मेनिंजाइटिस से भी होता है, क्योंकि ये मेनिंजाइटिस से भी होता है। अगर वोमिटिंग के साथ क्या है, वर्टिगो है, ठीक है, तो इस केस में हम जो इजी रिलेट कर सकते हैं किससे, तो हमारा ईयर से रिलेट कर सकते हैं, कि ईयर का प्रॉब्लम जो है इधर की तरफ सोचेंगे। फिर अगर सीवियर डायबिटीज़ के साथ वोमिटिंग, सीवियर डायबिटिक पेशेंट है, उसका शुगर लेवल मोर देन 300-400 आ रहा है और वोमिटिंग का है, तो ये कीटो एसिडोसिस का पेशेंट हो सकता है। फिर उसके बाद से अगर सर्जिकल केस है, सर्जिकल एब्डोमेन है, अगर आप पहचान ले रहे हो और इसको भेज रहे हो, तो फिर इसको आप सर्जन को रेफ़र करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप पहचान ले रहे हो तो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो वोमिटिंग होता है, एक तो प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है ना, और दूसरा क्या, ब्लड स्टेन वोमिट आता है, और तीसरा बिलियस आता है। तो जो प्रोजेक्टाइल होता है बेसिकली ड्यू टू सीएनएस का जो ये है के वजह से होता है,
जो CNS यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ने की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल। और ब्लड स्टेन हेमेटिमेसिस में क्या होता है, एक तो बस स्पॉट आता है, जैसे फेरिंग से खरोच से वहाँ से ब्लड थोड़े बहुत आ रहे हैं, और दूसरा क्या होता है ज़्यादा अमाउंट में आना। तो ये हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर हो और या कैंसर का केस हो, इस केस में आता है, ठीक है ना, ब्लड विथ वोमिटिंग हेमेटिमेसिस। और थर्ड वन बिलियस में वही हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे लीवर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या बिलियरी केस हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं जनरल ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जनरल ट्रीटमेंट जो पुराने बूढ़े लोग बोलते थे कि कार्डमम ले लीजिए, जिंजर या क्रश्ड आइस, इसको भी लेने में कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ बोला जाता है यष्टि मधु यष्टि एक लकड़ी आती है, उसको चूसने के लिए, इससे भी वोमिटिंग चला जाता है। इसके अलावा जो घर में नींबू होता है, नींबू को काट करके माउथ में रख लेने से थोड़ा सा, इससे भी वोमिटिंग चला जाता है, सबसाइड हो जाता है। तो ये भी लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं एलोपैथी की तरफ, जो प्रोकाइनेटिक्स देते हैं, ठीक है ना। पहला तो प्रोकाइनेटिक्स होता क्या है, जब वोमिटिंग के साथ साथ एसिडिटी या गैस हो तो हम प्रोकाइनेटिक्स का यूज़ करते हैं। प्रोकाइनेटिक्स ऐसा ड्रग है जो स्टमक को जल्दी क्या करता है, खाली कराता है, ठीक है ना, लूज मोशन के थ्रू, यानी कि बाहर जो एब्डोमिनल कंटेंट है उसको बाहर निकाल देता है। इसका सबसे अच्छा जो मेडिसिन है, इसमें रेगलान या पेरिनोम के नेम से आता है। और इसके जो सॉल्ट होता है मेटोक्लोप्रामाइड होता है, ये 10 mg दिन में TDS दे सकते हैं। डोमेस्ट्रॉल भी है, डोमेस्ट्रॉल ये भी 10 mg TDS दे सकते हैं। और इसके अलावा सिजाप्राइड एंड मोजाप्राइड और इटोप्राइड भी दिया जाने लगा है अब। लेकिन इसमें जो ये होता है सिजाप्राइड, ये न्यू ड्रग्स आया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट में, अगर जो वोमिटिंग है ये क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग है, जैसे कीमो, जो कैंसर के पेशेंट थेरेपी चलती है, उस ड्रग से इंड्यूस होकर के वोमिट हो रहा है, या कोई मलेरिया का दवा ले रहा हो, या लेवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक चल रहा हो, या एंटीवायरल ड्रग ले रहे हो, उससे अगर इंड्यूस्ड हो रहा है तो उस केस में ऑनरेस्ट्रॉन, जो कि जोफर नेम से आती है, 4 mg का TDS दिया जाता है। एंड फॉर पोस्ट ऑपरेशन जो वोमिटिंग इंड्यूस होता है उसमें भी ऑनरेस्ट्रॉन दिया जाता है। एंड ग्रानिसेट्रॉन एंड पेलिनोरेस्ट्रॉन, ये भी नया ड्रग आया है जो कि दिया जा रहा है, लेकिन इसमें पेलिनेस्ट्रॉन का इफ़ेक्ट बहुत लंबा होता है, ये 2 दिन तक इसका इफ़ेक्ट रहता है, तो इसलिए ज़्यादा सेफ साइड ऑनरेस्ट्रॉन ही इसमें दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गैस्ट्राइटिस प्लस वोमिटिंग है। तो यहाँ पे हम दोनों को ट्रीटमेंट करेंगे, दोनों को ही देखेंगे। तो इसमें टैब डोमेस्टाल 10 mg का TDS चलाते हैं, और एंटासिड जेल आता है जो 10 mg का 10 ml का TDS इसको देते हैं। और पेंटाप्राजोल ये 40 mg का BD चलाते हैं। यहाँ पे वोमिटिंग और प्लस जो एसिड का फॉर्मेशन है, गैस का फॉर्मेशन है, इन दोनों को ही कंट्रोल में लाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अगर माइग्रेन हो, चक्कर हो प्लस वोमिटिंग हो, अगर माइग्रेन के साथ वोमिटिंग हो तो इस केस में जो बेटर मेडिसिन बताया गया है ये स्टेमिटेल, जो 5 mg का TDS दे सकते हैं। और वहीं चक्कर के साथ वोमिटिंग हो तो इस केस में एस्टूजेरॉन देते हैं, ठीक है ना। और एस्टूजेरॉन के जगह पे वर्टीन भी दे सकते हैं, लेकिन बेटर है एस्टूजेरॉन देना, क्योंकि वर्टीन जो है ये अस्थमक और एलर्जिक पेशेंट में नहीं देते हैं, ये याद रखना है। वर्टीन स्टमक और एलर्जिक पेशेंट में नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ ड्रग क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेल, जिसका जो सॉल्ट नेम क्या है, प्रोक्लोरापेराजीन, ठीक है ना। और दूसरा एस्टूजेरॉन, जिसका सिनारिजीन, इसका क्या है, सॉल्ट का नेम है, और 25 mg TDS तक हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रेगनेंसी के केस में जो वोमिटिंग होती है, तो ये मोस्टली के केस को वोमिटिंग होती ही है
प्रेगनेंसी के केस में इनिशियल 3 मंथ में। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, तो इस केस में अलग ट्रीटमेंट जाएगा। यहाँ पे हम अगर नॉर्मली कम है वोमिटिंग, तो इस केस में ओनली विटामिन B6 की टैबलेट हम देते हैं 6 to 60 mg OD, पैरिडोक्सिन के नेम से आता है। और सेकेंडली इसमें अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग है कि कुछ इंसान खा पी ही नहीं रहा, कोई डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो इस रुक ही नहीं रहा है स्टमक में कोई कंटेंट, तो इस कंडीशन में ऑनरेस्ट्रॉन दिया जाता है। और दूसरा टैबलेट डॉक्जिलामाइन या डॉक्जिनेट के नेम से आता है, ठीक है ना। डॉक्जिनेट की 10 mg की टैबलेट 2 टैबलेट रात को लेने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये प्रेफरेबली क्या होता है अवॉइड किया जाता है। तो सबसे सेफेस्ट यहाँ पे सबसे पहले विटामिन 6 की जो टैबलेट है पैरिडोक्सिन, इसको दीजिए। अगर कम है ज़्यादा है तो ऑनरेस्ट्रॉन को सजेस्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज़। इसमें अब क्या है आइडियाज़ में, मस्ट कॉमन कॉज जो है वोमिटिंग का ये है इन्फेक्शन में गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड गैस्ट्राइटिस, ठीक है ना, तो इसको ट्रीट करेंगे। फिर आता है अगर नौजिया ज़्यादा है और वोमिटिंग कम है, तो इसका रीज़न सिस्टेमिक कॉज हो सकता है कि किसी ड्रग से तो इंड्यूस नहीं है या कोई और चीज़ की वजह से तो नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अगर वोमिटिंग ज़्यादा है और नौजिया कम है, तो ये GI इंड्यूस्ड होगा, तो GI की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर सीवियर हेडेक के साथ वोमिटिंग है, तो इस केस में अगर सीवियर हेडेक के साथ वोमिटिंग है, तो इस केस में हम मेनिंजाइटिस की तरफ सोचेंगे। अगर वोमिटिंग के साथ क्या हो, प्रेस्पिरेशन हो यानी कि घबराहट हो, तो MI को देखेंगे, ठीक है ना, यानी कार्डियक कोई कॉज तो नहीं है, MI को देखेंगे। और ऑलवेज पाल्पेट द एब्डोमेन। इस कंडीशन में जब भी कोई पेशेंट अगर वोमिटिंग लेकर के आता है OPD में, तो उसको सबसे पहले लेटा करके दोनों लेग को फ्लेक्स करके उसके एब्डोमेन को क्या करना चाहिए, पाल्पेट करना चाहिए कि कहीं टेंडरनेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पेरिटोनाइटिस है, ठीक है ना, तो ऑलवेज चेक करना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट आ रहा है जो कि शुगर का मरीज़ है पहले से और ये बोलता है कि वोमिटिंग है, तो सबसे पहले उसका शुगर भी चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है इसका शुगर बढ़ा हुआ है 400 और ये कीटो एसिडोसिस का पेशेंट है, तो कीटो एसिडोसिस के केस में भी वोमिटिंग एसोसिएट होता है, ठीक है ना। फिर ये क्या है एक्स्ट्रा पिरामिडल, जो कि रेगलान से ये होता है क्रिएट होता है, सिम्टम्स आता है ये टार्डाइव डिस्काइनेसिया, ये सिम्टम्स है जो कि उत्पन्न होता है बच्चों में। अगर बच्चों को दे दिया जाए तो कभी भी रेगलान बच्चों को नहीं दिया जाता है, और 3 मंथ्स तक कभी भी ये नहीं दिया जाता है। और नेवर गिवन इन चिल्ड्रेन, और जो मदर लैक्टेटिंग होती है उसको भी ये रेगलान नहीं दिया जाता है। अगर रेगलान मदर को दे दिया गया है हो और वो लैक्टेटिंग हो, तो बच्चे में क्या हो जाता है, वो दूध के थ्रू जा कर के बच्चे का मसल को एक्सपाज्म कर देता है और नेक को रिजिड कर देता है और टोंगे भी बाहर आ जाता है, ठीक है ना, तो ये कभी भी रेगलान नहीं देना चाहिए। बच्चों में ट्रीटमेंट बेसिकली फिनार्गन की IV और भी स्लोली देना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, nausea versus vomiting. Thank you for watching me.